नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो वह कई खंडों में विभक्त था, जिसका पहला हमने खंड कंप्लीट किया था। क्या खंड था पहला? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो हमें अब दूसरा खंड देखना है, यानी टॉपिक 2 देखना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो आइए समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो उससे पहले समझ लेते हैं मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या स्थितियां थी। तो यहाँ पे मध्य 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1750 ईस्वी के आसपास का जो समय है उसे क्या बोलते हैं? मध्य 18वीं शताब्दी बोलते हैं। तो उस समय जो था आपका पूरा यूरोप जो था वह विभिन्न राजशाहियों, डचियों, कैंटेनों में विभक्त था। अब यह देखिए, राजशाहियों से अर्थ आप समझ रहे होंगे कि जो कुछ राजा टाइप के होंगे, हल्के छोटे राजा जो होते हैं, उनके क्षेत्र में उनका शासन होता था, तो राजशाहियों में विभक्त था। उसके बाद एक डचियो शब्द आया है, तो राजा रानी से जो भी दूसरा निम्न स्तर होता, दूसरा जो स्तर होता था उसमें रखा जाता था ड्यूक को। यह ड्यूक एक यूरोप की सम्मानित उपाधि थी, जो कि सामंती परिवार होते थे, जो कि सामंती परिवारों में होता था यह ड्यूक की उपाधि। तो इनके क्षेत्र में, इनके शासन क्षेत्र में जो क्षेत्र आता था, इनका जो शासन क्षेत्र होता था, उन्हें डचिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डचिया। तो यूरोप डचियों में विभक्त था, कैंटेनों में विभक्त था। तो स्विट्जरलैंड का जो राजनीतिक उपविभाजन किया जाता है, राजनीतिक उपविभाजन किसका? स्विट्जरलैंड का। जैसे भारत का उपविभाजन क्या है? राज्य। वैसे ही स्विट्जरलैंड का जो राजनीतिक विभाजन है वह क्या है? कैंटन। क्या है? कैंटन। तो वहां पर राजनीतिक उपविभाजन कैंटन। तो इस तरह से हम पूरे यूरोप को जब देखते हैं तो कहीं राजशाहियों में, डचियों में, कैंटनों में विभक्त था। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र होते थे, अपने स्वायत्त क्षेत्र होते थे, इनका किसी पर कोई असर नहीं होता था, यानी वे अपने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। ठीक है, इन पर किसी भी सत्ता का शासन नहीं था, या किसी के अंडर में नहीं थे, ये स्वायत्त होकर अपना काम करते थे। ठीक, उनमें सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी। यहां पर आप देखेंगे जो ये क्षेत्र बटे हुए हैं किसमें? तो राजशाहियों में, डचियों में और किसमें? कैंटेनों में विभक्त हैं। इनमें कोई भी सामूहिक भावना नहीं थी। इनमें कोई भी सामूहिक भावना नहीं थी कि हम सब एक हैं, ऐसी कोई भावना इनके अंदर नहीं थी, इनके अंदर नहीं थी। ठीक है, और राष्ट्रवाद के लिए यह भावना होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रवाद नहीं था। ठीक है, यह पहले राष्ट्रवाद नहीं था। अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो हर क्षेत्र में अलग अलग अपनी भाषाएं थी। ठीक है, जैसे आप हंगरी का उदाहरण ले लें। हंगरी, भूखा होने का नहीं, हंगरी। ठीक है, हंगरी, इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। तो उदाहरण हम लेते हैं भाषा के लिए हंगरी का। तो हंगरी का लगभग जो है आधा हिस्सा एक भाषा बोलता था, लगभग मैग्यार भाषा बोलता था। बाकी आधे क्षेत्र में अन्य या विभिन्न बोलियां बोली जाती थी। यहां मैग्यार भाषा चलती थी, बाकी आधे हिस्से में विभिन्न बोलियां थी। ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में आप देखिए कई बोलियां, मैग्यार आधा लोग तो बोल रहे हैं लगभग, लेकिन आधा हिस्सा में विभिन्न बोलियां बोली जाती थी। ठीक है, देखिएगा। अब यहां पे देखिए, तो फिर से एक बार समझिएगा, तो मध्य 18वीं शताब्दी का जो यूरोप है वह क्या है? विभिन्न राजशाहियों, कैंटेनों और किसमें विभक्त है? डचियों में विभक्त है। ठीक है, और इनके जो शासक होते थे उनका स्वायत्त क्षेत्र होता था। इनमें किसी भी सामूहिक पहचान की भावना नहीं थी और ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि यूरोप में बहुत ही ज्यादा खंडन था, यानी कि हमने देखा कि यूरोप डचियों में और विभिन्न राजशाहियों में और कैंटनों में विभक्त था, और उसके बाद भाषाएं भी लगभग सबकी अलग अलग थीं। तो हम देखते हैं इतनी विभिन्नता होने के बावजूद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ कैसे। तो आइए समझते हैं राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ। फिर तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूरोपीय समाज कैसा था। तो यूरोपीय समाज को हम जब देखेंगे तो यूरोपीय समाज पहले मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित दिखता है। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा कृषक वर्ग। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई रहेगी तो लोग 2 ही काम कर सकते हैं, या तो जो बड़े हैं वो कुलीन वर्ग, उनके पास वो भूमि के मालिक होंगे और दूसरों से काम करवाएंगे, तो दूसरा हो जाएगा कौन सा? कृषक वर्ग। तो मुख्यतः औद्योगिक क्रांति से पहले जो यूरोप है 2 भागों में विभक्त मिलता है, 2 वर्गों में विभक्त मिलता है। एक कुलीन वर्ग में जो कि भूमि का मालिक है, और दूसरा कृषक वर्ग जो कि भूमि पर क्या करते हैं? काम करते हैं, कृषि करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं।
ठीक है। कुलीन वर्ग जब हम देखते हैं तो यह सबसे छोटा समुदाय होता है, लेकिन सबसे प्रभुत्वशाली समुदाय होता है, और वैवाहिक संबंधों द्वारा सभी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं लगभग एक दूसरे से मिले रहते हैं। ठीक है, वैवाहिक संबंध, जैसे पहले आप इतिहास में जब पढ़ते हैं तो राजा जो होते थे वह वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या करते थे, संधियां कर लेते थे। तो उसी प्रकार से यह जो कुलीन वर्ग है यह वैवाहिक संबंध बनाकर आपस में जुड़े रहते थे। ठीक है, और यह सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग होता था। ठीक, और लगभग जो है सभी फ्रेंच भाषा बोलते थे। यहाँ के लोग कुलीन वर्ग में फ्रेंच भाषा ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा जो है वह किसकी, इलीट क्लास की भाषा मानी जाती थी उस समय, यानी कि यह उच्च वर्गीय भाषा मानी जाती थी। इसलिए यहाँ के लोग क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फिर जो है कृषक वर्ग जो है अधिक जनसंख्या वाला समुदाय है। ठीक है, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, तो धीरे धीरे एक नए वर्ग का उदय होता है। एक नए नहीं, दो नए वर्गों का उदय होता है। एक कहलाता है नया मध्य वर्ग और एक कहलाता है श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें श्रमिक वर्ग कहा गया। ठीक है, और जो व्यापार में आदि में भाग लेते हैं तो उन्हें नया मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, और फैक्ट्री जब औद्योगिक क्रांति होगी तो उसमें कर्मचारियों की भी लगाना होगा, तो यहाँ पे श्रमिक के साथ साथ कुछ कर्मचारी भी चाहिए वहां पर देखभाल करने के लिए। तो नए मध्य वर्ग का एक तरह से उदय हुआ। और आपको अगर किसी फैक्ट्री में कार्य की देखभाल करनी है तो शिक्षित वर्ग चाहिए। तो यह जो मध्य वर्ग था यह शिक्षित था और क्या था, उदारवादी थे। उदारवादी का सीधा सा मतलब है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करे और जो है कानून के समक्ष समानता के अधिकार की बात करे, उन्हें हम उदारवादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नए मध्य वर्ग का उदय होता है जो कि शिक्षित था और उदारवादी थे। ठीक है, और इनके मध्य ही राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रियता मिली। ठीक है, इनके मध्य ही क्या मिली, राष्ट्रीय एकता के विचारों को क्या मिली, लोकप्रियता मिली। ठीक है, एक बार और समझिएगा। तो यूरोपीय समाज मुख्यतः पहले दो भागों में विभक्त था। तो पहला हो गया कुलीन वर्ग, ये लोग भूमि के मालिक थे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा किंतु सबसे प्रभुत्वशाली समूह था। ठीक है, वैवाहिक संबंधों द्वारा परस्पर जुड़े थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसके बाद कृषक वर्ग अधिक जनसंख्या वाला देश समुदाय था और क्या करते थे, कृषि के कार्य में लगे थे। औद्योगिक क्रांति व व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति व व्यापार में वृद्धि से शहरों का क्या हुआ, विकास हुआ। नए वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है। नए वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है, कॉमर्शियल। ठीक है, तो कॉमर्शियल वर्गों का क्या होता है, उदय होता है, जिसमें नया मध्य वर्ग है और क्या है, श्रमिक वर्ग है। तो नया मध्य वर्ग जो है वह शिक्षित और उदारवादी था। इनके मध्य राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रियता मिलती है। ठीक है, फिर कौन है, श्रमिक वर्ग है। ठीक है, एक श्रमिक वर्ग हो जाता है। ठीक, तो यह रहा यूरोपीय समाज। तो एक बार इस चार्ट को आप लोग ऐसे ही उतार लीजिए। अब आइए समझते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। तो देखिएगा, इसमें 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। अभी आपने देखा कि जो नया मध्य वर्ग था वह उदारवादी थे, शिक्षित थे, और वहां पे हमने देखा था वही राष्ट्रीय एकता को लोकप्रियता, उन्हीं के बीच राष्ट्रीय एकता को लोकप्रियता मिल रही थी। जिससे राष्ट्रीय एकता की लोकप्रियता जब मिलेगी तो राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या मिलता है, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। ठीक है, तो कैसे जुड़े थे इसको समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखिए जो उदारवाद है उसने क्या, वह किसके पक्ष में था। तो देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासन व पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति का पक्षधर था। ठीक है, यानी निरंकुश शासन के विरोध में खड़ा था और क्या था, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर बल देता था। ठीक है, अगला संविधान पर बल देता था, संविधान का पक्षधर था, और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, संसदीय सरकार का पक्षधर था। ठीक है, आगे देखिएगा, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, यानी लोग अपनी निजी संपत्ति रख सके, इस पर क्या देते थे, उदारवादी बल देते थे। इसके बाद क्या है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहता था, बाजारों की मुक्ति, चीजों व पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने का पक्षधर था। तो राज्य पूंजी का, बाजार में पूंजी का आवागमन होता है। जैसे यहाँ पे आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि उत्पादन जो होता है वह मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जाता है। यहाँ पर राजा का कोई भी, यानी शासक का या फिर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, इस समय जो आधुनिक युग है अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, लेकिन जो पहले होता था वह राजा द्वारा नियंत्रित होता था। तो वही यह उदारवादी कह रहे हैं कि जो
बाजारों की मुक्ति की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, चीजों व पूंजी के आवागमन, यानी सामान का आवागमन हो या पूंजी को लगाया जाना है, निकाला जाना है, ठीक है, निवेश करना है कि विनिवेश करना है, ठीक है, आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने का पक्षधर था। ठीक है, तो अब इसके लिए, इसी चीजों के लिए, प्रतिबंधों को हटाने के लिए 1934 में 1834 में प्रसा की पहल पर नेपोलियन को हराने में प्रसा का एक बड़ा हाथ था। प्रसा की पहल पर क्या किया गया, एक संघ स्थापित किया गया, उसका नाम था क्या, जॉल्वेरिन। एक मिनट, ये देखिए, जॉल्वेरिन संघ की स्थापना की गई। तो 1934 में इन प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए किसकी स्थापना की गई, जॉल्वेरिन संघ की स्थापना की गई। ठीक है, यूरोपीय देशों द्वारा जॉल्वेरिन संघ की स्थापना की गई, जो कि क्या करता था, इसने जो क्या था, करों को समाप्त किया। क्या किया, टैक्सों को, जो कि गतिरोध, यहां पर आप लिख सकते हैं अवरोध उत्पन्न करने वाले, तो नीचे देखिए, दिखेगा नहीं तो यहां पे लिख सकते हैं जॉल्वेरिन के बारे में। जॉल्वेरिन संघ ने क्या किया, तो इसने अवरोधों को समाप्त कर दिया, अवरोधों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया, मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी, जो कि पहले 30 से अधिक थी। ठीक है, तो मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी, 2 कर दी। ठीक, और उत्पादन अवरोधों को क्या कर दिया, यहां पर यह लिख सकते हैं, उत्पादन या व्यापार अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसे समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को कितना तक सीमित कर दिया, 2 तक, जो कि पहले कितना होती थी, जो कि पहले 30 से अधिक होती थी। तो एक बार फिर समझिए, तो उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे, तो यहां पे हम जब देखते हैं तो 19वीं शताब्दी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार, यानी राष्ट्रवाद से संबंधित जो विचार है, वह उदारवाद से करीब से जुड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम जब देखते हैं तो उदारवाद कैसे राष्ट्रवाद से जुड़ता है, तो उसके बारे में यह जो कथन है आपको ध्यान में रखने होंगे। उदारवाद निरंकुश शासन व पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर बल देता था, या उसका पक्षधर था। संविधान व संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। आगे 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। ये चाहते थे कि सभी लोगों के पास अपनी संपत्ति हो, यह अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद किसका पक्षधर था, तो बाजारों की मुक्ति व चीजों व पूंजी के आवागमन, एक तरह से स्वतंत्र आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने का पक्षधर था। ठीक है, और इसके लिए 1934 में प्रसा की पहल पर जॉल्वेरिन संघ की स्थापना होती है, और इसने उत्पादन अवरोधों को या व्यापार अवरोधों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया, और मुद्रा को 30 से लगभग, जो 30 से अधिक थी, उसको 2 तक सीमित कर दिया। ठीक, तो इसको एक बार उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। तो आगे हेडिंग क्या है, देखिएगा, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद उत्पन्न होता है। रूढ़िवाद का मतलब जो कि पुरानी परंपराओं को वापस लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पुरानी परंपराओं को वापस लाने की कोशिश करने वाले रूढ़िवादी कहलाएंगे। तो देखिएगा, तो अब ये समाज हम देखेंगे 2 वर्गों में देखने को मिलेगा, एक उदारवादी, एक रूढ़िवादी। ठीक है, इस तरह से एक पक्ष यह होगा, किसकी, नेपोलियन की हार के बाद 2 पक्ष मिलते हैं, एक उदारवादी, एक रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी जो होते हैं वह पुरानी जो परंपराएं हैं उनको वापस लाना चाहेंगे, और जो उदारवादी हैं वह आधुनिक विचारों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, 1815 में नेपोलियन की हार होती है। तो आपको पता है कि वाटरलू का युद्ध होता है। कौन सा, वाटरलू का युद्ध कब होता है, 1815 में, जिसमें नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, इसी के बाद वियना की संधि होती है। तो अभी हम देखेंगे वियना की संधि के क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले नेपोलियन की हार होती है। अब जो नेपोलियन के हारने के बाद जो सरकारें हैं, यूरोपीय सरकारें जो हैं, वे रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं उस समय हारने के बाद। तो ये राज्यवाद समाज, जो यह सरकारें हैं, राज्यवाद समाज की पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र को वापस लाना चाहती हैं, चर्च को वापस लाना चाहती हैं, सामाजिक ऊंच नीच की भावना को वापस लाना चाहती हैं, फिर संपत्ति व परिवार की भावना को, जो कि यह संस्थाएं हैं, वापस लाना चाहती हैं, को बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, जो प्राचीन परंपराएं थी, कौन सी पारंपरिक संस्थाएं थी, उनको बनाए रखना चाहती हैं कौन, जो यूरोपीय सरकारें थी।
तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, यूरोपीय सरकारें जो नेपोलियन के हार के बाद क्या है, रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी और क्या है, ये राज्य व समाज की पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र और क्या है, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार संपत्ति को बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद वियना की संधि होती है। इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, इसको कैसे लाया जाए, तो इसको स्पष्ट करने के लिए वियना की संधि होती है 1815 में। ठीक है, इसकी मेजबानी कौन करता है, यह याद रखिएगा, मेजबानी पूछता है, मेजबानी करता है ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक यह कौन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में ही वियना संधि होती है और इसकी मेजबानी करता है ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है। इसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, तो मुख्य प्रावधान इसका पहला क्या है देखिएगा, तो देखिएगा ये सभी प्रावधान लिखे गए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ लिखा गया है। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना था। तो नेपोलियन ने जहां जहां राजतंत्र को उखाड़ फेंका था वहां वहां पर फिर से राजतंत्र को लाया गया। ठीक है, तो अब एक देखिए और क्या है, फ्रांस में बुर्बो वंश राजवंश को बहाल कर दिया गया। आपने लुई 16वें को किया पढ़ा था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति में जिसको हटाया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। ठीक है, राजतंत्र का जो लुई 16वां शासक था उसको हटाया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। वह किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। तो फ्रांस में फिर से जो वियना की संधि है उसके द्वारा बुर्बो राजवंश को बहाल किया जाता है। आगे देखिएगा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर पाए। तो फ्रांस के आसपास ना तो कई राज्य कायम कर दिए गए जिससे फ्रांस का विस्तार जो है वह ना हो पाए। ठीक, आगे क्या है, 39 राज्यों का जर्मन महासंघ जिसको नेपोलियन ने बनाया था, 39 राज्यों का जर्मन महासंघ कायम रखा गया। तो नेपोलियन द्वारा बनाए गए जर्मन महासंघ को कायम रखा गया इस संधि के द्वारा। ठीक है, और एक तो उद्देश्य आपने पहले ही देख लिया, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करना था। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं अब जो यह सरकार बनेगी वह क्या हो जाएगी, वह सरकार हो जाएगी रूढ़िवादी। तो प्रेरित रूढ़िवाद से थी, इस तरह से वियना संधि द्वारा ये सरकारें पूरी तरह से क्या हो गई, रूढ़िवादी हो गई। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, रूढ़िवादी होने के बाद रूढ़िवादी सरकारों ने राजतंत्र को स्थापित कर दिया और उसके बाद इन्होंने सेंसरशिप नियम लागू कर दिया। सेंसरशिप, इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया गया था, नेपोलियन ने भी इसका सहारा लिया था। सेंसरशिप नियम लागू कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई भी गतिविधि सरकार के खिलाफ होती थी तो उस गतिविधि को दबा दिया जाता था सेंसरशिप नियम द्वारा। ठीक है, अगर कोई रचना है, मान लेते नाटक है, कोई कृति है, कोई काव्य है या फिर कोई अखबार है, कोई किताब है या सरकार के खिलाफ कुछ करती है तो उसको सेंसरशिप नियम द्वारा क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। तो इस तरह से यह अपने को वैध, अगर इनकी वैधता पर कोई प्रश्न उठाता था तो सेंसरशिप नियम लगाकर इनको दबा दिया जाता था। ठीक है, तो रूढ़िवादी सरकारों ने ऐसा काम किया। तो एक बार और देख लीजिए, तो यहाँ पे 1815 के बाद नया रूढ़िवाद का जन्म होता है। ठीक है, तो 1815 में नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के युद्ध में। फिर यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। ये राज्य व समाज की पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहती थी, यानी जो प्राचीन संस्थाएं थी उन्हें बनाए रखना चाहती थी। फिर वियना की संधि होती है 1815 में, जिसकी मेजबानी ड्यूक मैटरनिक करता है और ऑस्ट्रिया का यह क्या है, चांसलर था। और उसके बाद इस संधि के क्या प्रावधान थे, फ्रांस में बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया गया था उसे कायम रखा गया और वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को क्या करना था, बहाल करना था। तो उसके बाद सेंसरशिप नियम लागू कर दिया इन सरकारों ने। तो फिर हम आगे देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। तो भाई देखते हैं आगे। तो आपने अभी देख लिया कि जो वियना की संधि होती है उसके द्वारा रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है, रूढ़िवादी सरकारें आ जाती हैं। तो उसके बाद क्या किया जाने लगता है, सेंसरशिप प्रणाली भी लागू कर दी गई और उसके बाद जो भी क्रांतिकारी होते थे उनका तेजी से दमन किया जाने लगा। तो देखिए क्रांतिकारियों की स्थिति क्या रह गई, तो क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारियों का दमन किया जाने लगा, जिसके कारण अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों ने भूमिगत हो गए। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, तो यह जो दमन है इसने क्या कर दिया, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया जो कि क्रांतिकारी ही थे। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने
इन्होंने फिर क्या किया, गुप्त संगठनों का निर्माण किया, गुप्त संगठनों का निर्माण किया, जिसमें से एक संघ का नाम आपको, गुप्त संगठनों का निर्माण किया, जिसमें से एक संगठन का नाम है कार्बोनारी गुप्त संगठन। कार्बोनारी गुप्त संगठन, जिसका एक सदस्य आपको देखने को मिलेगा जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी, जिसे जर्मनी के एकीकरण का प्रस्तावक भी माना जाता है, जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भी जाना जाता है। इसने क्या किया, राजतंत्र का प्रबल विरोध किया। इसका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था। इसके बाद इसे इस संघ से, इस संगठन से निकाल दिया जाता है। यह संघ नहीं, संगठन है, तो इस संगठन से निकाल दिया जाता है। क्यों? तो इसने लिगुरिया, जो कि यूरोप का एक क्षेत्र है, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। इसे लिगुरिया में क्रांति करने के लिए कार्बोनारी संगठन से बहिष्कृत कर दिया गया था। और फिर यह जब यहां से बहिष्कृत होता है तो इसने दो संगठनों का निर्माण किया, एक मार्सेई में, एक बर्न में। तो जो मार्सेई में करता है उसका नाम है इटली, यंग इटली, और जो बर्न में करता है उसका नाम है यंग यूरोप। ठीक है। जो मेटरनिक था, मेटरनिक वियना संधि का जो क्या था, मेजबान करने वाला था, उसने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था कि यह हमारी शासन व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो एक वाक्य इसने बोला मेटरनिक ने कि हमारी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जोसेफ मेजनी। ठीक है, एक बार और देखिएगा। तो क्रांतिकारियों की स्थिति, जो रूढ़िवादी सरकार की स्थापना होती है उसके बाद क्या हो गई, उनका दमन किया जाने लगा, जिसके कारण अनेक राष्ट्रवादी, उदारवादी राष्ट्रवादी थे वे भूमिगत हो गए, जिसने फिर बाद में उन्होंने क्या किया, गुप्त संगठनों का निर्माण किया। और उसी में एक संघ था, कार्बोनारी संगठन था, और उसमें एक सदस्य था जोसेफ मेजनी, जिसे लिगुरिया में बहिष्कृत कर दिया गया। लिगुरिया में क्रांति करने के कारण क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था, जिसके कारण बहिष्कृत होने के बाद उसने दो संगठनों का निर्माण किया, गुप्त संगठनों का निर्माण किया, एक यंग इटली के नाम से और एक यंग यूरोप के नाम से। ठीक है, यह क्या था, कट्टर विरोधी था, किसका, जो कि राजतंत्र का यह कट्टर विरोधी था, और इसने जो इटली के एकीकरण के एक प्रस्तावक के रूप में काम किया। ठीक है, और इसके बाद जोसेफ मेजनी के लिए जो मेटरनिक ने शब्द प्रयोग किया, वाक्य प्रयोग किया, उसने कहा था कि जो जोसेफ मेजनी है हमारी शासन व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, तो यह हमने देख लिया क्या, तो हमने यह यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो कि है क्रांतियों का युग। ठीक है, क्रांतियों का युग पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।